नमस्कार, अमर उजाला द बोनस की इस खास पेशकश पर्दे के पीछे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। तो हफ्ते का जो एंड हुआ वो पेन के साथ हुआ। ट्रंप के ऐलान से करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, मार्केट कैप साफ हो गया। ये लगातार छठवां दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए और शेयर बाजार की पिछले 7 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट के तौर पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में वो शेयर भी हैं जो गिरावट का शिकार हुए और यहाँ पर वो शेयर भी हैं जहाँ पर जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और एक्सपर्ट्स जो ब्रोकरेजेस हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी हम इस शो में आपको बताएंगे। और साथ ही ₹1 के स्टॉक की एक ऐसी फिल्मी कहानी बताएंगे जो किडनैपिंग, फिरौती और स्टॉक क्रैश से जुड़ी हुई है। तो हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साथ ही कौन कौन से स्टॉक रहे जो ट्रंप के निशाने पर रहे, यहाँ पर सीधे तौर पर जो उनके फैसले का असर आया, वोडाफोन, येस बैंक, बहुत सारी खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ब्रोकिंग कंपनी जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही इस हफ्ते, सुर्खियां बटोरी, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे। ये शेयर सिर्फ 5 दिनों में 17% तक चढ़ गया। शेयर ने आप ये समझिए ₹409 का नया ऑल टाइम हाई भी छुआ। एक महीने में अगर आप शेयर की तेजी देखें तो चौंक जाएंगे। 53% की तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी में दिग्गज इन्वेस्टर डॉली खन्ना की भी हिस्सेदारी है। हाल ही में बड़े निवेश और रणनीतिक बदलावों की वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इसके पीछे एक और बड़ी वजह रही। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी को दिग्गज निवेशक कीर्ति दोषी से निवेश मिला है। इंडस्ट्री में 48 सालों का अनुभव रखने वाली दोषी ने अपनी पारिवारिक कंपनी एंटिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कंपनी में 21% से अधिक हिस्सेदारी खरीदी है। मौजूदा मालिक कृष्ण कुमार करवा और प्रकाश कचौलिया ने भी कंपनी में पैसा लगाया है और उनके नए निवेशकों को साफ तौर पर मिला लिया जाए तो कंपनी अब कुल निवेश की अगर हम लोग बात करें तो 227 करोड़ रुपए हो गई है। अगर आप डॉली खन्ना की हिस्सेदारी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 30 जून 2025 तक दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना के पास कंपनी के 2.75% हिस्सेदारी यानी कि करीब करीब यहाँ पे 6.99 लाख शेयर हैं। डॉली खन्ना का नाम वैसे भी ऐसे स्टॉक से जुड़ता है जो समय समय पर मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेबी ने सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज और उसके प्रमोटर मनीष शाह और समीर शाह को 5 सालों के लिए शेयर बाजार में प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। साथ ही सेबी ने लगभग 48 करोड़ की अवैध कमाई वापस लौटाने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि कंपनी का शेयर ₹1.48 पर ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर प्रमोटर की किडनैपिंग और फिरौती की कहानी को सेबी ने साफ तौर पर फर्जी बताया है। सेबी के मेंबर कमलेश वर्षने के जरिए जारी 187 पन्नों के आदेश में कहा गया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के कुछ हिस्सों में वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से पेश किया, निवेशकों को गुमराह किया। जांच में यह भी पता चला कि मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2024 के बीच कंपनी ने नई कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बोनस, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट किए और जिससे कंपनी के बकाया शेयर 240 गुना बढ़कर 53.9 करोड़ हो गए। आप ये समझिए कि वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 430 करोड़ की आय दिखाई जबकि FY20 में ये सिर्फ 52 लाख थी। वहीं इसी अवधि में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14.3 करोड़ हो गया जो कि 700 गुना से भी ज़्यादा अधिक बढ़ोतरी दिखाता है। कंपनी पर आरोप है कि उसने करीब 43 करोड़ की राइट्स इशू की रकम और साथ ही 10.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम गलत तरीके से दूसरी जगहों पर खर्च करी। BSE पर कंपनी के शेयरों का जो कारोबार पहले से यहाँ पर जो था वो निलंबित कर दिया गया। 22 सितंबर को कंपनी का शेयर ₹1.48 पर बंद हुआ जो कि जुलाई 2021 के रिकॉर्ड उच्च स्तर, आप ये समझिए कि 94%, ₹22 से 94% की गिरावट साफ तौर पे यहाँ पे दिखाता है। अब हम लोग तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये समझिए किस तरीके से कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को बदलाव करती है। यहाँ पे भारतीय रेलवे के तहत काम करने वाली नवरत्न PSU रेलटेल के लेकर एक बड़ी खबर आई। अभी आप ये समझिए कि सिर्फ रेलवे नेटवर्क और टेलीकॉम सर्विस तक सीमित नहीं रहने वाली कंपनी जो है वो तेजी से बढ़ते डाटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सक्रिय हो रही है। रेलटेल के पास पहले से गुरुग्राम और सिकंदराबाद में Tier 3 सर्टिफाइड डाटा सेंटर हैं। अब कंपनी देश भर में 102 डाटा सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा नोएडा में 10 मेगावाट क्षमता का बड़ा डाटा सेंटर भी बनाया जा रहा है जो कि आने वाले सालों में रेलटेल को भारत के प्रमुख डाटा सेंटर प्लेयर्स में शामिल कर देगा। 29 जुलाई 2025 तक
रेलटेल का ऑर्डर बुक जो है आप ये समझिए कि 71.9 अरब रुपए रहा है और इसमें से लगभग 31% ऑर्डर जो है रेलवे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास आने वाले 2 सालों के लिए एक मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है। रेलटेल का वित्तीय प्रदर्शन भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो विजन है वो मजबूत दिखता है। FY25 में कंपनी की इनकम जो है वो 35% जो है वो साल दर साल के हिसाब से बढ़कर करीब यहाँ पर 34.7 अरब रुपए पहुंचती हुई दिखी है। अब एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रेलटेल के ऊपर रिपोर्ट आई है। उन्होंने ना सिर्फ बाय और सेल दोनों में से किसी की रेटिंग नहीं दी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कंपनी का शेयर फिलहाल FY27 के अनुमानित अर्निंग पर शेयर के आधार पर 30x PE पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि शेयर महंगा जरूर है लेकिन कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत दिख रही हैं। अब हम लोग एक ऐसी अनजानी कंपनी की बात करते हैं जिसने 1 साल के रिटर्न देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं 100 से भी कम शेयर होल्डर्स वाली कंपनी का जो वैल्यूएशन है आप 23 सितंबर 2025 को देखें तो $1 बिलियन के पार पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी सीधे उस ग्रुप से जुड़ी है जिसमें क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का भी निवेश है। कंपनी के शेयरों में 12 महीनों के भीतर 14,000% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। ये कंपनी का नाम है RRP सेमीकंडक्टर, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कंपनी का मुख्य कारोबार सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि IT के सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी लंबे समय तक यहाँ पर आप देखिए गुमनाम रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में ज़बरदस्त ग्रोथ के बाद यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप इसका वित्तीय प्रदर्शन देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कमाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2024-25 में रेवेन्यू में आप समझिए कि ये 31.5 करोड़ के आसपास पहुँचती हुई दिखी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 38 लाख था। मौजूदा वक्त में कंपनी के शेयर जो हैं करीब 6,904 पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मार्केट कैप बात करें तो 9,222 करोड़ के आसपास है। आपको ये बता दें कि RRP सेमीकंडक्टर और RRP इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों कंपनियां RRP ग्रुप की तहत आती हैं और सचिन तेंदुलकर ने ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में निवेश किया है, यानी कि RRP इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका निवेश है, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसका निवेश माना जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए ऐसे ही होता है, अचानक से कंपनियां जो हैं एकदम बढ़ती हुई दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। हम लगातार आपको बताते हैं और किसी भी स्टॉक में आप उसके फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय सुनिए, साथ ही अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनकी राय ज़रूर लें। अब हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। इसके शेयरों को लेकर कई बड़े ट्रिगर्स आए। डिफेंस सेक्टर में सरकार बड़े इनिशिएटिव यहाँ पर ले रही है और बड़े डील कर रही है। इसका बड़ा बेनिफिशियरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी बनता हुआ दिख रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कंपनी के साथ 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए यहाँ पे 62,370 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट की डील पर हस्ताक्षर की हैं। ये सौदा लगभग आपको बताया हमने कितने का है और इसका साफ तौर पे जो फायदा है वो होता हुआ स्टॉक को दिख सकता है, ये ब्रोकरेज का मानना है। उनका कहना है कि डील से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो दूसरी तिमाही के आखिरी तक 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ब्रोकरेज हाउसेस कंपनी पर जो है अपने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यहाँ पर आप ये समझिए कि कुछ ब्रोकरेज जैसे न्यूमरा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और 6,100 रुपये का लक्ष्य दिया, यानी कि मौजूदा भाव से भी 28% का अपसाइड दिख रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ऑर्डर बुक मजबूत दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर GE के जरिए जो इंजन की सप्लाई शुरू हुई है वो काफ़ी अहम ट्रिगर माना जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान होते हुए दिखे हैं। इसमें सरकार ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र यानी कि शिपिंग, बिल्डिंग, मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, इसको मंजूरी दे दी है। इसमें 24,736 करोड़ रुपए की बात करें तो वो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, 25,000 करोड़ रुपए की बात करें तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और 19,990 करोड़ की बात करें तो शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए तय किए गए। इस पहल से आप ये समझिए कि 4 पिलर रणनीति पेश की गई है, जिसका मकसद घरेलू क्षमता को मजबूत करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में सुधार करना, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड जो डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है। तो ये तमाम बुनियादी चीज़ें जिस पर सरकार फोकस कर रही है और जाहिर सी बात है इसका असर यहाँ पर स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अलावा यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तमाम स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। लेकिन हाँ, शुक्रवार को जिस तरीके से पूरा बाजार टूटता हुआ दिखा तो इसका प्रभाव नेगेटिव इन स्टॉक्स पर भी पड़ा है। अब हम बात करते हैं येस बैंक की। यहाँ तेज़ी से आप देखिए बहुत तेज़ी से अपडेट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे
कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड ने 132 करोड़ शेयरों यानी कि 4.22% हिस्सेदारी पर जो प्लेज यानी कि गिरवी शेयर थे उसको छुड़ा लिया है। ये शेयर सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ से लोन की सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखे गए थे। आपको बता दें कि सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट ने येस बैंक में अपनी 214 करोड़ यानी कि 6.84% यहाँ पर जो हिस्सेदारी थी वो गिरवी रखी थी। अब आपको बताते हैं कि शेयर पहले सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर 2 फरवरी 2023 को हुए फैसिलिटी एग्रीमेंट के तहत लोन की सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पे जो शेयर थे वो गिरवी रखे थे। सेबी के टेक ओवर कोड के तहत किसी भी तरह के प्लेज रिलीज एक डिस्पोजेबल माना जाता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये क्यों अहम कदम होता है। तो देखिए, बड़े पैमाने पर प्लेज शेयरों की जो रिलीज होना बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि लोन चुकाने या फिर स्ट्रक्चरिंग की स्थिति में यहाँ पर सुधार हो रहा है। इससे येस बैंक पर ओवरहैंग का दबाव जो है वो घटेगा, निवेशकों का भरोसा जो और मजबूत होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बैंक के शेयर पर अब कम जोखिम देखने को मिल सकता है। येस बैंक की ताज़ा स्थिति आपको बताएं तो बैलेंस शीट में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है, एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल का साफ तौर पे कहना है कि येस बैंक में अगर 23.5 रुपये का स्तर तोड़ता है तो फिर 32 रुपये तक यहाँ पर जा सकता है। तो ये और आपको क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे जो टारगेट्स को लेकर है। इस हफ्ते आप ये समझिए कि एक और बहुत बड़ी खबर आई, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था इस खबर का और आखिरकार ये खबर आ गई। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने अपना पुराना आदेश पलटते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुराने प्रमोटर्स की दलीलें मान ली जाती तो इसके विनाशकारी नतीजे होते, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो उन्होंने भारी निवेश करके कंपनी को मुनाफे में बदला है और जिससे हजारों नौकरियों को बचाया गया है। इसलिए आईबीसी के मकसद को पूरा मानते हुए डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मामले में एक अहम फैसला एक माना जा रहा है यहाँ पर, जिससे साफ तौर पे कंपनी को राहत है। अदालत ने अपने पुराने आदेश को यहाँ पे पलटा और ये समझिए कि कंपनी के करीब 19,000 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ना सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील बल्कि आप ये समझिए पूरे आईबीसी ढांचे के लिए राहत भरा है। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के जरिए समाधान योजनाओं की आप जो उसको कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंस जो है वो उससे बढ़ती हुई दिखेगी। यानी कि एक बार जब किसी डील को कोर्ट या फिर एनसीएलटी से मंजूरी मिल जाती है तो उस पर बार बार सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और भविष्य में यहाँ पर निवेशकों का भी भरोसा बढ़ता हुआ दिखेगा इस फैसले से साफ तौर पर। हालांकि स्टॉक में पॉजिटिव जो है संकेत नहीं देखने को मिले, लेकिन आगे का रास्ता आप ये समझ लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील अब पूरी तरीके से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड पर नियंत्रण हासिल कर सकेगी। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ोतरी होगी। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई और साफ तौर पर उन्होंने जेएसडब्ल्यू और जिंदल स्टील जो स्टॉक्स पर एक बड़ा टारगेट करीब मौजूदा भाव से 49% के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर दिए हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर में इस हफ्ते जोरदार तेजी देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते शेयर जो है अधिकतम 19% तक चढ़ गया। शेयर का जो आप नया उच्चतम स्तर देखें तो वो 9,100 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखा। दरअसल इस तेजी के पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट जो है फिक्स की है, जिसके बाद स्टॉक ने जो इसकी रफ्तार है वो बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी ने ऐलान किया कि 14 अक्टूबर 2025 को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय हुई है। इस दिन तक जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर होंगे उन्हें स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा। ऐलान के मुताबिक मौजूदा 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर का यहाँ पर 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले 10 शेयर को बांटा जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि इस कदम का मकसद शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाना, रिटेल निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर दूसरा बड़ा कारण भी जान लीजिए, टाटा कैपिटल का आईपीओ अक्टूबर 2025 में आ सकता है, जिसके चलते यहाँ पे बस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रखा है। प्रभुदास लीलाधर के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शिजू का साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक फिर से 9,757 जो कि उसका मार्च 2024 का उच्चतम स्तर था उसको छू सकता है। सपोर्ट लेवल जो है वो 7,650 का है यहाँ पर। हालांकि जो मुनाफा वसूली है, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम लोग और बड़ी खबर की बात करते हैं, इसी ग्रुप की टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स की लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो इस हफ्ते भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शेयर में एक भारी गिरावट आई। हालांकि शुक्रवार को एक हल्की सी स्लाइटली पॉजिटिविटी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली, लेकिन खबर यहाँ पे बड़ी थी। कंपनी ने दरअसल बताया कि ब्रिटेन स्थित सब्सिडरी जो है उनकी जगुआर लैंड रोवर को उस पर जो है साइबर अटैक होता हुआ दिखा। रिपोर्ट्स में यहाँ पे ये भी कहा गया कि साइबर हमले का कारोबारी नुकसान करीब यहाँ पे आप समझिए 2 अरब यूरो यानी लगभग
23,864 करोड़ हो सकता है, जो कि JLR के कारोबारी साल 2025 के पूरे मुनाफे से ज़्यादा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की अगर आप माने तो JLR को इस हमले के लिए बीमा कवर नहीं मिला था, इससे कंपनी के ऑपरेशन बाधित हुए हैं और प्रोडक्शन बंद करने की स्थिति भी आ गई है। यहाँ पर इस तरह की स्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रोडक्शन जो अव्यवस्था है पहले 24 सितंबर तक थी, जिससे 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। और दूसरी भी कई तरह की यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि कंपनी को इस प्रोडक्शन रुकावट के कारण हर हफ्ते यहाँ पे 50 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 603 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। साइबर अटैक के चलते लगभग 33,000 कर्मचारी जो हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी जो है उनकी नौकरी पर एक संकट है या फिर कहीं घर पे बैठना पड़ा है फिलहाल के लिए। तो JLR का टाटा मोटर्स के कुल कारोबार में अगर आप देखें तो लगभग 70% हिस्सा है, इसलिए नुकसान का जो प्रभाव है वो सीधे टाटा मोटर्स के वित्तीय जो रिजल्ट्स हैं उस पर देखने को मिल सकता है। इस साइबर हमले से पहले JLR एक साइबर इंश्योरेंस डील को अंतिम रूप देने ही वाला था, उस प्रक्रिया में था, लेकिन जिसे लॉकटन नामक विश्व के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट बीमा ब्रोकर के जरिए यहाँ पे कराया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी घटना हो गई। यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट VLA अम्बाला का कहना है कि यहाँ पर 650 के लेवल पे एंट्री ली जा सकती है और ऐसे में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। वहीं न्यूआमा ने यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग दी थी और 670 से टारगेट घटाकर 610 कर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, जिस पर निवेशक जो है बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं एक बड़े फैसले का, लेकिन आप ये समझिए कि स्टॉक में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली और 10% तक ये गिरता हुआ दिखा है। यहाँ पर आप ये समझिए कि आइडिया का जो शेयर है, वोडाफोन आइडिया का शेयर, वो 7 रुपये 90 पैसे तक आता हुआ दिखा। दरअसल ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाये पर कंपनी की याचिका को टाल दिया है। ये सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होती हुई दिखेगी। यहाँ पर दूरसंचार विभाग DOT की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। मामला दूरसंचार विभाग के जरिए कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी से वोडाफोन आइडिया के 9,450 करोड़ के अतिरिक्त AGR बकाये की मांग से संबंधित है। वोडाफोन आइडिया ने इस मांग को खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, SC का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें साफ तौर पे तर्क दिया जा रहा है कि AGR देनदारियां पर न्यायालय के पहले ही यहाँ पे फैसला दे चुके हैं और उसके फैसले से ये दायरे से यहाँ पे बाहर है। अब रचित खंडेलवाल का यहाँ पे कहना है कि वोडाफोन में 9 रुपये 80 पैसे से लेकर 10 रुपये 20 पैसे तक के लक्ष्य दिए हैं उन्होंने। नीचे की तरफ 7 रुपये 30 पैसे का भाव जो है वो आता हुआ दिख सकता है, लेकिन आप इस स्टॉक को रडार पे रखिए, इसलिए भी रखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा इसमें इंडस टावर के ऊपर भी ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर सीजर डिपेंडेंस 35% के आसपास स्टॉक से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर स्टॉक को फ़ायदा होगा तो उसको भी यकीनन फ़ायदा होगा। यहाँ पे अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं। इस हफ्ते मजबूत ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला। कंपनी के स्टॉक्स में लगातार 4 कारोबारी दिन तेजी हुई। 5वें दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट हुई, वो तो हम लोग लगातार आपको बता ही रहे हैं क्योंकि पूरा बाजार जो था वो टूटा हुआ था यहाँ पे। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी के शेयर में कुल 8% का उछाल आया। ये तेज़ी वैश्विक स्तर पर कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ जुड़ी हुई है और इस समय 1 साल से अधिक की उच्चतम स्तर के करीब ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। कॉपर की वैश्विक कीमतों में आप ये बढ़ोतरी आप समझिए फ्री पोर्ट मैकमोरन के जरिए अपने इंडोनेशिया स्थित बड़े खदान से सप्लाई पर फोर्स मेज्योर लागू करने के बाद देखी गई है। अब फोर्स मेज्योर एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिससे पूर्वानुमान या फिर नियंत्रण में लाना संभव नहीं होता है, जिसकी वजह से कंपनी अपने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको पूरे नहीं कर पाती है। लेकिन सितंबर महीने में आप ये समझिए हिंदुस्तान कॉपर का जो प्रदर्शन है बेहद शानदार रहा। पिछले 4 हफ्तों में कंपनी के शेयर में सिर्फ आप समझिए कि 4 बार गिरावट देखी गई। दरअसल अगर आप यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करें शेयर होल्डिंग की, तो सरकार के पास 66% है, म्यूचुअल फंड के पास 2.74% है, LIC की हिस्सेदारी जो है 4.67% है और छोटे निवेशकों के पास भी यहाँ पे खुदरा निवेशकों के पास 15% हिस्सेदारी हो जाती है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला बाजार में, बाजार गिरता हुआ दिखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक भारतीय IT सेक्टर को H1B वीज़ा फीस को लेकर यहाँ पर टारगेट किया था, लेकिन अब फार्मा इंडस्ट्री पर भी नया हमला किया है। 1 अक्टूबर से अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। हालांकि भारत की ज़्यादातर दवा कंपनियां जेनेरिक दवाओं से
कमाती है, फिर भी इस खबर ने निवेशकों को बेचैन कर दिया। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे बड़े नामों में शेयरों में अच्छी खासी 6 से लेकर 8% तक की गिरावट देखने को मिली। अब वहीं एनालिस्टों के साफ तौर पे चिंता ये सता रही है कि टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड दवाओं तक सीमित ना रहे। अगर ये आगे बढ़कर जेनरिक तक पहुंचता है तो फिर ये और खतरा बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो फार्मा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल अमेरिका भारत की फार्मा एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, जो कि करीब 35% हिस्सा रखता है, और FY25 में इसकी जो वैल्यू थी लगभग $10 बिलियन तक पहुंच गई थी। अब आप ये समझिए कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जैसे गियोविट इन्वेस्टमेंट के जो यहाँ पर विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, विजय कुमार का साफ तौर पर कहना है कि ट्रंप ने नए टैरिफ कदम भारत के लिए चिंता का विषय है। अभी जेनरिक दवाओं पर इसका असर कम है, लेकिन भविष्य में ये निशाने पर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और सिप्ला पर टैरिफ का प्रभाव जो है यहाँ पर और भी दूसरी कंपनियों पर भी देखने को मिला है, जिसका साफ तौर पर असर हमने देखा। आज जो इंडेक्स है वो 2.5 से 3% तक टूटता हुआ दिखा है। तो ये पूरी कहानी आपकी इसकी हो गई यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से क्या हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर भी आप जान लीजिए कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए यहाँ पर ₹2.5 प्रति जो इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट जो है वो शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। तो इसके साथ मैंने आपको एक अच्छी खबर निवेशकों के लिए यहाँ पे दे दी। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप है, राष्ट्रपति जो है, उन्होंने नए टैरिफ के ऐलान से कैरोसील के शेयर जो है, यहाँ पर एक कैरोसील शेयर है, 10% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज पर 50% और यहाँ पे अप होल्डर्स फर्नीचर्स पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कैरोसिल के बिजनेस पर असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि कंपनी एक्सपोर्ट के जरिए जो है अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। कैरोसिल का करीब 21.5% रेवेन्यू अमेरिका के बाजार से आता है, जबकि भारत का जो हिस्सा है वो 17.7% है, जो कि एनुअल रिपोर्ट बताती है। यानी कि यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। हालांकि कंपनी ने बाद में सफाई दी कि ये जो टैरिफ किचन सिंक पर लागू नहीं होता है, इसलिए उसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। उसके बाद थोड़ी ज़रूर रिकवरी आई, लेकिन 5% तक ये जो रिकवरी है पहुंचती हुई दिखी, जिसका इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिला है। तो ये एक और खबर हो जाती है जिसका असर जो है वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन के शेयरों की। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे की जो वजह रही है, यहाँ पर मिंडा कॉर्पोरेशन ने विजन 2030 के लिए ज़बरदस्त विस्तार योजना का ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की अनुमानित आमदनी जो है वो 5,100 करोड़ से बढ़ाकर FY30 तक यहाँ पर 3.5 गुना यानी कि 17,500 करोड़ रुपए पहुँचने का एक रोड मैप रखा है। एबिटा मार्जिन जो है 12.5% से ऊपर ले जाने और नेट डेट टू इक्विटी जो है 0.3x पर लाकर लगभग डेट फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। EV, स्मार्ट एक्सेस, डिजिटल कॉकपिट जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर इसकी ग्रोथ का अहम ड्राइवर के तौर पर देखने को मिलेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स ग्रोथ की अहम यहाँ पर कुंजी मानी जाती है। और देखिए, स्मार्ट एक्सेस के जरिए कंपनी आमदनी जो है अपनी 150 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ करने का अनुमान लगा रही है। नए ऑर्डर्स और JV पार्टनरशिप कंपनी के डिजिटल और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक, हाई वोल्टेज EV अर्निंग्स और TFT डिस्प्ले जैसे कई अहम ऑर्डर जो है इसमें हासिल होते हुए दिखेंगे। और साथ ही उत्पादन जो है जो प्रोडक्शन है FY26-27 से शुरू होगा। अगर आप यहाँ पे ब्रोकेज फर्म नुवामा की बात करें, नुवामा इक्विटीज़ की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मिंडा कॉर्पोरेशन कंपनी के जो टारगेट प्राइस है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं, 620 रुपये प्रति शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए खरीदारी की रेटिंग भी दी गई है। और वहाँ के जो एनालिस्टों का साफ तौर पे कहना है कि मौजूदा भाव से 16% से ऊपर तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं IT सेक्टर की मिड कैप कंपनी न्यूजेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। अब आप ये समझिए स्टॉक में इस हफ्ते भी धुआंधार तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक ने 937 का अपना इंटरडे हाई लेवल को टच किया। इस तेज़ी का कारण कंपनी ने ये जानकारी दी कि उसकी सहायक कंपनी TCS NV बेल्जियम से करीब 4.22 मिलियन यूरो का एक ऑर्डर मिला है। आप ये समझिए कि न्यूजेंट सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे ये भी कहा कि उसकी जो ब्रिटिश सहायक कंपनी है TCS की सहायक कंपनी के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर साइन कर रही है। और इस एग्रीमेंट के तहत TCS के ग्राहकों को क्लाउड होस्टिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और साथ ही यहाँ पे दूसरी सेवाएं जो है वो देंगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगले 5 सालों तक न्यूजेंट सॉफ्टवेयर बिजनेस रिकॉर्डों को एक अच्छे
तरीके से यहाँ पे मैनेज करता हुआ दिखेगा, इसमें मदद मिलती हुई दिखेगी और एक मॉडर्न क्लाउड आधारित सिस्टम जो है वो तैयार करेगा। यहाँ पे न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने एक दूसरे ऑर्डर के बारे में भी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि यहाँ पे शीमा जनरल इंश्योरेंस से सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है प्रदान करने, सॉफ्टवेयर स्थापित करने और यहाँ पर सालाना सहायता सर्विस देने के लिए 21.24 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी वारी एनर्जीज की। यहाँ पर देखिए अमेरिका में यहाँ पे जांच शुरू हो गई। कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इस खबर के आने के बाद से कंपनी के शेयरों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। वारी एनर्जीज के शेयर करीब 7% तक टूट गए। ये गिरावट उस खबर के बाद आई जिसमें ये बताया गया कि अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने वारी एनर्जीज और उसकी जो अमेरिकी यूनिट वारी सोलर अमेरिकन इंक है उस पर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कंपनी पर इंतरिम मेजर्स भी लगाए हैं यहाँ पर। और आप ये समझिए क्योंकि उन्हें ये उचित संदेह है, उनको इस तरीके के डाउट है कि वारी ने चीन से आए सोलर सेल्स की गलत लेबलिंग की और साथ ही उन्हें भारत से आए प्रोडक्ट्स के रूप में दिखाया ताकि एंटी डंपिंग और काउंटर लेबलिंग ड्यूटी से बचा जा सके। ये जांच अमेरिका सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी की शिकायत के आधार पर शुरू हुई है। अमेरिकी सोलर कंपनियों के लंबे समय से यहाँ पे मांग चल रही है कि जो इम्पोर्टेड फोटोवोल्टिक उपकरण हैं उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जाए। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियां सब्सिडी लेकर सस्ते दामों पर सामान बेच रही हैं जिससे घरेलू इंडस्ट्री पर साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। अगस्त में भी अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इंडोनेशिया और भारत से आने वाले सोलर मॉड्यूल पर नई जांच शुरू की थी और इससे पहले भी वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड में आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। तो ये ओवरऑल शो था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ख़ास तौर पे अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर चाहते हैं कि हम लोग अपने शो के अंदर ऐड ऑन करें हफ्ते के आखिरी में तो प्लीज़ सजेशन दीजिए और कोई सजेशन हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।